हेलो दोस्तों, मैं विकास गर्ग रसायन विज्ञान से। देखिए, आपको ज्ञात है कि पूरा देश आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी से गुजर रहा है, जिसके कारण हर क्षेत्र में सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोरोना वायरस महामारी नहीं होती तो अब तक रेगुलर क्लास प्रारंभ हो जाती, जिसके माध्यम से एक दो चैप्टर तो आसानी से हो जाते, लेकिन और ज़्यादा देर ना हो इसलिए विद्यालय MGF सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ किया जा रहा है, जिनके संचालक श्री लक्ष्मण प्रसाद सैनी जी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और आप ठीक प्रकार से पढ़ाई सुचारू रख सको। इस प्रकार देखिए, मैं जो कि रसायन विज्ञान से हूँ, आपको कुछ यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं बात करता हूँ 12th क्लास की। आपकी 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है, उसमें आपके टोटल जो चैप्टर हैं उनकी संख्या है 17। इन 17 चैप्टरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी है। बात करते हैं चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर हैं आपके, वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं, ये 6, 7, 8, 9 जो चैप्टर हैं, ये आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 10 to 70। ये 10 से लेकर 17 तक के जो चैप्टर हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। इस प्रकार आपके जो टोटल 17 चैप्टर हैं, इन 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 6 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। 10 से लेकर 17 तक के जो चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, यानी ये पार्ट 1 से लेके जो 5 तक के पार्ट हैं, ये टोटल है 18 नंबर के। यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 टोटल जो पार्ट हैं 18 मार्क्स के हैं। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 से लेके 9 तक के जो चैप्टर हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये चैप्टर हैं आपके टोटल 12 नंबर के। यानी इन चैप्टरों की जो मार्किंग है, टोटल जो चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9 जो 4 चैप्टर हैं, ये टोटल 12 नंबर के। इस प्रकार बात करते हैं आगे। देखिए, पार्ट 10 से लेके 17 तक के जो पार्ट हैं, ये बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इनकी जो टोटल मार्किंग है, यानी ये पार्ट हो जाते हैं 8, इनकी जो टोटल मार्किंग है वो है 26। इस प्रकार देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 18 नंबर की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 12 नंबर की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 26 नंबर की है। इस प्रकार इनको जोड़ने पर ये टोटल नंबर बढ़ते हैं 56। यानी आपकी जो थ्योरी है, केमिस्ट्री की जो बुक है, उसमें जो पार्ट है, टोटल जो 17 पार्ट है, वो 56 नंबर के पार्ट हैं। यानी 56 नंबर का आपको ये स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है
यहाँ पर। उसके बाद आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। उसके बाद 14 नंबर आपके सेशन मार्क्स हैं। इस प्रकार टोटल नंबर होते हैं 100। अब आगे देखिए, एक थोड़ी जानकारी थी, मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं आपके सामने जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जिसका नाम है बहुलक चैप्टर है। ये पॉलीमर कहते हैं इसको। ये लेसन नंबर 15 है, 15वां चैप्टर है। और इसकी जो मार्किंग है ये टोटल मार्क्स का है, ये टोटल 3 मार्क्स का है। टोटल 3 नंबर का पार्ट है, छोटा पार्ट है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूं। आगे देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। बहुलक है इस पार्ट में नाम, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर भी कहा जाता है। और देखिए बहुलक होता क्या है। बहुलक जिसे हम इंग्लिश में पॉलीमर भी कहते हैं। बहुलक इसे इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं अपन। यह 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। यह 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो ग्रीक वर्ड है पॉली और दूसरा जो ग्रीक वर्ड है वो है मियर। पॉली और मियर 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ ये पॉलीमर शब्द है, जिसमें पॉली का अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है वह होता है अनेक से होता है, या बहुत भी कह सकते हैं, बहुत से भी होता है। और मियर का अर्थ होता है इकाई से, यानी कि पॉलीमर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक इकाइयां या बहुत इकाइयां, जिसे बृहद अणु भी कहते हैं। यानी पॉलीमर को बृहद अणु भी कहा जाता है। और जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में इसे प्लास्टिक भी कहते हैं। बहुलक को सामान्य भाषा में प्लास्टिक भी कहते हैं और इसे मैक्रोमोलेक्यूल यानी बृहद अणु भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बहुलक की परिभाषा क्या होती है। बहुलक की परिभाषा क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनका अणुभार 10,000 या इससे अधिक होता है। ऐसे पदार्थ जिनका अणुभार 10,000 या 10,000 से अधिक होता है बहुलक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका अणुभार 10,000 या 10,000 से अधिक होता है क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं, जो कि सरल अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सरल अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, सरल अणु से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि जटिल अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, बहुलक की जो परिभाषा है उस प्रकार है, ऐसे पदार्थ जिनका अणुभार 10,000 या 10,000 से अधिक होता है तथा ये सरल अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि जटिल अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ये परिभाषा देती है एक साइंटिस्ट था, स्टाउडिंजर। स्टाउडिंजर ने 1920 में ये परिभाषा दी थी, बहुलक की परिभाषा। अब बात करते हैं कि सरल अणु क्या होते हैं। सरल अणु कहते किसको? देखिए, एक मैं शब्द का यहां जिक्र करता हूं। एक शब्द है अपने पास एकलक, जिसे इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं। यह भी 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक ग्रीक वर्ड है मोनो और दूसरा ग्रीक वर्ड है मियर। मोनो का अर्थ होता है एक से होता है, मोनो का मतलब एक ही होता है, और मियर का अर्थ होता है इकाई से। मियर का अर्थ होता है इकाई से, यानी कि एक इकाई। मोनोमर एकलक का शाब्दिक अर्थ जो होता है एक इकाई से होता है।
आगे देखिए, एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, ये क्वेश्चन आया भी है कई बार बोर्ड में, कि बहुलक की सबसे सरलतम तथा निम्नतम इकाई, बहुलक की सबसे सरलतम तथा निम्नतम इकाई क्या होती है? ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में क्वेश्चन। इसका आंसर है एकलक, यानी एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से या एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। और एकलक अणुओं से जुड़ने की जो क्रिया होती है, इसके बहुलक का निर्माण होता है, वह क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। यानी एकलक इकाइयों के योग से बहुलक बनने की जो क्रिया होती है, एकलक इकाइयों के योग से बहुलक बनने की क्रिया, बहुलक बनने की क्रिया ये कहलाती है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, एकलक इकाइयों के योग से बहुलक बनने की क्रिया बहुलकीकरण या बहुलीकरण भी इसको हम कह सकते हैं। बहुलीकरण भी इसको हम कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉलीमेरिसेशन कहते हैं। पॉलीमेरिसेशन यानी बहुलकीकरण, इसको हम बहुलीकरण भी कहते हैं। देखिए, बहुलक की सबसे सरलतम तथा निम्नतम इकाई एकलक होती है, और एकलक इकाइयों के योग से बहुलक बनने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम बहुलकीकरण या बहुलीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमेरिसेशन। आगे देखिए, एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, और जिनके बीच में यानी कि एकलक इकाइयां जो होती हैं सहज संयोजी बंधों से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, कुछ एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुलक के समझाने को, एक आध उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एकलक इकाई कौन कौन सी होती है? जैसे मैंने यहां पे लिया पहला एग्जांपल, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, जिसे एथीन कहते हैं। एथीन है जो कि एक एकलक इकाई है, ये एकलक इकाई है, यानी ये मोनोमर है। अब एथीन को उच्च ताप और दाब पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप तथा दाब पर इसे गर्म किया जाता है और की उपस्थिति में जैसे ही एथीन को हम गर्म करते हैं तो इनके बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। यहाँ पे मैं N का इस्तेमाल कर रहा हूँ। N एक बहुलकीकरण की मात्रा है, यानी कि बहुलक में प्रयुक्त होने वाली एकलक इकाइयों की संख्या है। यहाँ N जो है वो है बहुलकीकरण की मात्रा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बहुलक में प्रयुक्त होने वाली एकलक इकाइयों की संख्या। अब देखिए, एथीन है, एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर हम गर्म करते हैं तो इनमें से डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो ये वाला या ये वाला, और ब्रेक होने के पश्चात प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हाफ बॉन्ड यहाँ पे लग गया, ये माना ये टूटा, ये हाफ यहाँ पे लग गया, हाफ यहाँ पे लग गया, का होल क्या हो गया? N। ये जो इकाई प्राप्त हुई है ये बहुलक इकाई है, ये बहुलक है पॉलीमर। और यहां पे जो था ये एथीन, वहां पे जाके बन गया पॉलीथीन। पॉलीथीन। आगे देखिए, एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। यानी एथीन की हमने कहीं काम ली थी, N का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ये बहुलकीकरण की मात्रा होती है, या फिर बहुलक में प्रयुक्त होने वाली एकलक इकाइयों की संख्या होती है। N की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आपको यहाँ N संख्या को ऊपर लिखना है, केवल N ही मान के चलना है। N की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है।
अब आगे देखिए, एथलीन से प्राप्त हुआ पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये प्लास्टिक ही है। क्या है? प्लास्टिक। मैंने कुछ देर पहले बताया था भी आपको कि बहुलक को सामान्य भाषा में प्लास्टिक भी कहा जाता है। और एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे स्टाइरिन है। स्टाइरिन एक एकलक इकाई है जिससे पॉलीस्टाइरिन प्राप्त होता है, जो कि एक बहुलक होता है। स्टाइरिन को हम वाइनिल बेंजीन भी कह सकते हैं, इसको हम वाइनिल बेंजीन। अब देखिए, इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये बेंजीन वाले हो गई, और बेंजीन वाले के ऊपर ये CH डबल बॉन्ड CH। ये स्टाइरिन क्या है? स्टाइरिन जिसमें ये वाइनल समूह है, ये वाला समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। फिर ये वाइनल समूह है जिसे एथिनिल भी कहते हैं। ये वाइनल है, इसे एथिनिल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बोर्ड में कि वाइनल का संरचना सूत्र बनाइए। तो ये वाइनल समूह लग रहा है, यहाँ पे वाइनल हो गया, ये बेंजीन नीचे अटैच है। अब देखिए, स्टाइरिन है, इसको हम स्टाइरिन भी कहते हैं। स्टाइरिन कॉमर्शियल नेम है इसका। इसके एनोड काम में ले रहे हैं। इसको उच्च ताप और दाब पर अपन ने गर्म किया, उच्च ताप और दाब पर इसको अपन ने गर्म किया O2 की उपस्थिति में। दोबारा वही प्रोसेस हुआ, इसमें डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ बेंजीन वाले, ऊपर CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाफ बॉन्ड यहाँ का होल क्या हो गया? N। ये एकलक इकाई थी और यहाँ क्या प्राप्त हो गई? बहुलक। ये मोनोमर है, वो क्या है? पॉलीमर। ये स्टाइरिन है, वो क्या है? पॉलीस्टाइरिन। ये क्या है? पॉलीस्टाइरिन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे देखिए, अपन ने स्टाइरिन, जिसको हम वाइनिल बेंजीन भी कह रहे थे, स्टाइरिन एकलक इकाई जिसके मैंने एनोड काम मिले हैं, इनका मतलब बहुलकीकरण की मात्रा है। इसको उच्च ताप और दाब पर हीट किया, अपन ने गर्म किया है, अपन को प्राप्त हो गया पॉलीस्टाइरिन। तो आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए बहुलक का। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। जो कि एक बहुलक है, यानी शॉर्ट में से PAN भी कहते हैं, PAN। आगे देखिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको हम दूसरी भाषा में वाइनिल साइनाइड भी कह सकते हैं। वाइनिल साइनाइड यानी एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है, एक्रिलोनाइट्राइल से हमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। एक्रिलोनाइट्राइल एक एकलक इकाई है, जबकि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या है? बहुलक है। एक्रिलोनाइट्राइल जिसे वाइनिल साइनाइड भी कहें अपन, देखिए संरचना इसकी क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये हो गया CN। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाइनिल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कैसा ग्रुप है? वाइनिल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लग रहा है? CN। तो इसका नाम क्या हो गया? वाइनिल साइनाइड। और इसे एक्रिलोनाइट्राइल भी बोला जाता है। ऐसे हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे शॉर्ट में एक्रिलो A और नाइट्राइल N से शो करते हैं, AN। यहां मैं इसके एनोड काम में ले रहा हूं। अब देखिए, इसे उच्च ताप और दाब पर अपन गर्म करते हैं O2 की उपस्थिति में, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाफ यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, हाफ बॉन्ड यहाँ का होल क्या हो गया? N। यानी ये था एक्रिलोनाइट्राइल, जो कि एक एकलक था,
और प्राप्त क्या हुआ, बहुलक, जो कि क्या है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसे कहते हैं PAN। ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, जिसके और भी नाम होते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN को हम और भी अन्य नाम जानते हैं, इसे ऑर्डोन भी कहते हैं, ऑर्डोन। इसे हम एक्रिलन भी कहते हैं, एक्रिलन, जिसका उपयोग कई उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है, जैसे बरसाती कोट है और प्लास्टिक पाइप वगैरह जो होती हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। आगे देखिए, चौथा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखिए चौथा एग्जाम्पल देखिए, CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिससे कहते हैं टेट्रा फ्लोरो एथीन। इसके एनर्जी फॉर्म में ले रहा हूं यहां पे, इसे शॉर्ट में कहते हैं TFE, टेट्रा फ्लोरो एथीन। टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरीन यानी 4 हो गए, टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो हो गया, और एथीन, इसको एथीन बोलते हैं, C। आगे देखिए, इसे ताप पर अपन गर्म कर रहे हैं, वही प्रोसेस है जो पहले बताया था। CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो कि एकलक है, इसको हीट किया, गर्म किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, आधा बॉन्ड वहां, आधा बॉन्ड यहां, बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, हाफ बॉन्ड का होल है, ये एकलक था, वो होलक कब हो गया, ये बहुलक है, जिसे कहते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन, शॉर्ट में कहते हैं, इसको बोले थे TFE, इसको बोलते हैं PTFE, यानी पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। इसका उपयोग जो बर्तन होते हैं उनके अंदर जो कलाई होती है, चमकीली कलाई जो होती है, उसको रूप में किया जाता है, जिससे कोई बर्तन में अपन कुछ पका रहे हैं तो बर्तन जले नहीं, ये होता है PTFE, जिसे पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन भी कहा जाता है। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी की जो वीडियोज हैं आपको डाल दी जाएंगी। और जो भी आपकी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे की जो वीडियो है वो कल प्रसारित की जाएगी। ओके, धन्यवाद।